जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल। आज हम ऐसे वटवृक्ष के पास बैठे हैं जिसकी छाया सब लोग महसूस करते हैं। तो उसी कड़ी में पॉडकास्ट के एपिसोड 5 में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं हमारे बीच डॉक्टर कृष्ण कुमार त्रिपाठी जी हैं, जो कि पूर्व प्रधानाचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय फिरोजाबाद, इलाहाबाद, करौली और उड़ीसा, जिनकी शिक्षा और दीक्षा गांव से शुरू होकर धर्म की नगरी प्रयागराज से लेकर कई प्रदेशों में शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद आपने शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान 1981 से लेक्चरर संस्कृत से आप कुंडेश्वर GIC कुंडेश्वर इटावा से शुरू किया। आप कई पदों पे रहे, PGP इंग्लिश, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल। आप बहुत भावानक के साथ आपकी बहुत ढेर सारी इच्छाएं, बहुत सारे हॉबीज़ हैं आपकी। तो उन हॉबीज़ में सरकार अच्छे लोगों से मिलना, साथ ही साथ आप कई पेपरों में आर्टिकल्स लिखते हैं। इसके साथ साथ कविता लिखने का सरकार शौक है। नमस्कार सर से अनुरोध करूँगा कि अपना परिचय खुद ही शुरू करें सर। मैं कृष्ण कुमार त्रिपाठी, नेवलगंज, अठलदा में पैदा हुआ। सन 1960 में मेरी प्राथमिक शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। 12वीं तक शिक्षा अपने कस्बे में प्राप्त करने के बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उच्च अध्ययन हेतु गया। वहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गुरुओं के सानिध्य में शिक्षा मिली। अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य और मिलिट्री साइंस के मेरे गुरु बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी रहे। उसी दौरान उर्दू साहित्य के मनीषी फिराक गोरखपुरी जी से भी मेरा साहचर्य रहा। उनको भी लिख करके हम दिखाया करते थे। संस्कृत साहित्य के राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी जी ने हमको शिक्षा प्रदान की, जिनके उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रमों में पाठ चलते थे। उनकी सादगी ने और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे डॉक्टर जयकांत मिश्रा जी, उनकी सादगी ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। अंग्रेजी साहित्य के होते हुए भी मैंने उनके यहाँ पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट छाप देखी। कभी भी उनके वहाँ पर मैंने देखा कि नौकर चाकर से काम न करवा करके वो स्वयं खुद करते थे। और सादगी इतनी थी कि अंग्रेजी साहित्य के होते हुए भी अधिकांश वो धोती कुर्ता ही पहना करते थे। तो इन महान पुरुषों की सानिध्य ने मुझे बड़ा प्रभावित किया और मैंने PCS के 2-3 बार एग्ज़ाम दिए और अंत में मैंने इरादा कर लिया कि शिक्षण के क्षेत्र में जाकर के मैं कितने प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार करूँगा। इसके कारण मुझे छात्रवृंद में बहुत ही प्रेम सम्मान मिला, जिसका मुझे गर्व है। कितने ही विद्यार्थी IIT करके विदेशों में गए, कितने प्रशासनिक चिकित्सीय सेवा में गए, कितने अध्यापक बने और आज उस लहराती फसल को देख करके मुझे
प्रसन्नता होती है। उन्हीं में से मुझको प्रशांत जी जैसे बहुत ही विनम्र और बहुत ही कुशल प्रशासक विद्यार्थी से साक्षात हुआ। सचिन जी के माध्यम से, जो इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं मसूरी में। तो जब कभी प्रशांत जी के साथ कहीं जाने का मौका मिला, इनके साथ वार्ता करने का मौका मिला, तो मैं बहुत ही प्रभावित हुआ इनकी बहुमुखी प्रतिभा से। और मुझे आशा है कि प्रशांत जी ने जिस क्षेत्र को चुना, जिस क्षेत्र का स्पर्श किया, उसमें अपने विद्यार्थियों को, अपने परिचितों को अपने महनीय व्यक्तित्व से प्रभावित किया। आप तो वट वृक्ष हैं, और उस वट वृक्ष की खासियत होती है कि जो पौधा होता है, जो वहाँ से अपना जीवन शुरू करता है और पल्लवित होकर आपकी जो छत्र छाया मिली, हम सब जितने भी छात्र आपके सानिध्य में ऋणी रहेंगे। ऋण तो हम कभी उतार ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी स्कूल में आपने सेवा की जहाँ से बच्चा बैठना खाना शुरू करता है, और इस मोड़ पर आप लोग छोड़ते हैं कि जो मोड़ होता है, पहले तो एक कहावत थी, शिक्षार्थ आई सेवार्थ चाहिए, तो आप इतने लायक बना देते हैं कि वो सेवा की करने लायक बन जाते हैं। तो वो दौर जिस समय आप नवोदय विद्यालय में जुड़े, जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो वो कैसा आपका दौर रहा? मैं चूँकि केंद्रीय विद्यालय से आया था, उस समय मेरी आयु वही होगी 28 के लगभग। तो केंद्रीय विद्यालयों का परिवेश बिल्कुल भिन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर अधिकांश उच्च वर्ग के, सैनिक वर्ग के बच्चे आते हैं। तो मेरी सबसे पहले ज्वाइनिंग, जब 3 जगह से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था नवोदय विद्यालय में, मैंने चित्तौड़गढ़ में ज्वाइन किया था। तो चित्तौड़गढ़ क्योंकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उस समय उतना विकसित नहीं था, और उन्हीं बच्चों के साथ रहना था, तो हम लोगों को उस समय उन बच्चों के बीच में ही हॉस्टलों में जो बैरिक होते थे उनके साथ रहना पड़ता। तो बच्चों की जो एक एक गतिविधि को हम लोगों को बताना पड़ता था कि कैसे उठा जाए, कैसे ब्रश किया जाए, क्योंकि राजस्थान में उतनी जागरूकता नहीं आई थी वहाँ के बच्चों को, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के थे। लेकिन विनम्रता का भाव हमने देखा है नवोदय में शुरू से ही। हाँ, जब हम लोग बस से उतरते तो बच्चे लोग सामान लेकर के विद्यालय की ओर भागते थे। और जब मैं चूँकि हिमाचल से आया था, तो और यहाँ का गर्म वातावरण था, तो कम से कम 10-15 दिन में बीमार रहा। उस समय मैडम भी मेरे साथ नहीं थी, तो बच्चे हमको पकड़ करके बिछाते, ब्रश करवाते, चाय पिलाते। तो मैं उनके सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ था। चूँकि मैं इंग्लिश का टीचर रहा, तो वो स्ट्रिक्ट होना स्वाभाविक था। तो शुरू में तो मैं उनके लेवल पर नहीं उतर पाया, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे मैंने देखा कि जब तक अध्यापक बच्चे के स्तर पर उतर करके उनकी परेशानी नहीं समझेगा, तब तक वास्तविक सहायता नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, प्रशासनिक अनुभव बढ़ता गया, तो बच्चों से इंटीमेसी बढ़ती गई। एज प्रिंसिपल मैं खुद उनके हॉस्टलों में जाया करता था। टीचर्स की कभी सहायता नहीं देती थी, हाँ, कि हमारे साथ टीचर्स हों, आगे पीछे भी हो। मैं सुबह 4 बजे, क्योंकि 3 बजे उठने का हमारा नियम था, अभी भी उठ जाते हैं, तो खुद खूब पढ़ लेते थे। और वो 0 पीरियड शुरू से लगवाती थी हम, तो खुद ही जा कर के उनको जगाते थे जा कर के, और तो बच्चे अलर्ट रहते थे। तो हमने ये अनुभव किया कि अगर बच्चे की ट्रेनिंग बचपन से ही सही हो जाए, तो वो बच्चे भूलते नहीं हैं, क्योंकि ये इनकल्केशन ऑफ मोरल वैल्यूज है। ये केवल प्रवचन से नहीं आता है, खुद करके ढालना पड़ता और तब ढलवाना पड़ता है।
तो अभी जब मैं इलाहाबाद गया था 22 दिसंबर को, तो बच्चे भी सब बातें याद कर रहे थे। तो यद्यपि टीचर जो होता है या जो हितैषी होता है, उसकी जो शिक्षा है वो नीम की पत्ती का रस है। अगर वो सही टाइम पर पिला दिया गया तो उसका प्रभाव जीवन भर पड़ता है। तो हमें इस बात की खुशी है कि हमारी जो भी साधना रही या मेरा जो प्रयास रहा सेवा का, कि बच्चों की सेवा ही असली सेवा है। क्योंकि एक घर में जब खुशियों का दीप जलता है, उड़ीसा के हमें बच्चे याद आते हैं कि जिनके यहाँ सोचिए स्टूल भी नहीं था, बस दूसरे पड़ोस के यहाँ से वो गिलास मांग करके लाते थे हमारे टीचर्स को पानी पिलाने। आज वो बच्चे जब हांगकांग में, अमेरिका में हैं, तो इतनी खुशी होती है कि हमारे पौधे दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। और भगवान से यही प्रार्थना है कि जितने ज़्यादा ये बच्चे जो हमारे पौधे हैं पल्लवित होंगे, फलित होंगे, उतनी ही अधिक हमारी प्रसन्नता है। कहते ना, गुरु कुमार से कुंभ है, गड़गड़ काटी कूट, अंदर से सहारदे बाहर मारे चूट। तो उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए आपने इन बच्चों को उसी तरीके से ही पढ़ाया और लायक बनाया। तो जो परंपरा थी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जब दोनों के बीच में जब लगाव होगा तो जो उसका जो आउटपुट है बहुत अच्छा आता है। आज का जो बच्चा है और टीचर है वो उतना लगाव नहीं है। पहले जो शिक्षा दीक्षा होती थी तो गुरुकुल पद्धति होती थी, तो वो पद्धति, गुरुकुल पद्धति, नवोदय की पद्धति मिलती जुलती थी। क्योंकि स्टार्टिंग में जब नवोदय विद्यालय खुले थे तो प्राइवेट संस्थाओं एक जगह लेकर उनको खोला गया था, अपनी परमानेंट बिल्डिंग में नहीं। तो क्योंकि जो परिसर था बहुत छोटा हुआ करता था, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो लगाव था बहुत ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि आप कविताएं भी लिखते हैं, तो मैं अनुरोध करूँगा कि 2 पंक्ति वो कविताओं की बनाएं, क्योंकि आप तो वो सुनार हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ा, अच्छे अच्छे आपके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर पढ़कर अपने भारत देश में नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा कि 2 पंक्तियाँ जरूर सुनाएं। इस बारे में मैं 1-2 बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो श्लोक बच्चे भी पढ़ लेते हैं और हमारे आज के जो टीचर्स भी हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, तो मैंने कभी अपना स्पीच दिया होगा तो बच्चों को बताया कि ब्रह्मा का काम होता है जनरेटर, वो जनरेट करता है, इसीलिए पहला लेटर हुआ जी। और विष्णु का काम है ऑपरेट करना, पालन पोषण करना, तो वो हो गया जाकर के ओ। और शंकर जी का काम है पूरे विचारों को डिस्ट्रॉय करना, तो वो हो गया डी। तो जो गॉड है वो गुरु है। गुरु का भी यही काम है कि बच्चों के अंदर अच्छे विचार पहले पैदा करें। जब जनरेट करेगा गुड आइडियाज, लॉफ्टी आइडियाज रूल ओवर द वर्ल्ड, ये नियम है। तो माता सबसे पहले गुरु होती है। तो माता पिता क्या है? नेक्स्ट टू गॉड, फर्स्ट टू बुक्स गिवन बाई ऑलमाइटी गॉड टू अ चाइल्ड। तो आजकल क्या है, कंज्यूमरिज्म की जो कंसेप्ट आई है, मदर अपने में बिजी है, फादर अपने में बिजी है, टीचर अपने में बिजी है, वो मेटेरियलिस्टिक आउटलुक डेवलप हो गया है, मनी माइंडेडनेस, कि वही चैप्टर क्लास में नहीं पढ़ाएंगे और वही जाकर के कोचिंग में पढ़ा देंगे, ट्यूशन में पढ़ा देंगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ना तो मेरे फादर इन लॉ कभी ट्यूशन एक भी पढ़ाया, फिजिक्स के होते हुए भी ना मैंने पढ़ाया। केवल एक बच्चा रहा होगा, वो इस समय रिटायरमेंट के करीब है,
पढ़ने आता था उसी मोड़ से इंग्लिश पढ़ने। मैं था संस्कृत का लेक्चर, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर साथ ही साथ चलता था। उसके अलावा फिर मैंने नहीं पढ़ाया। वहाँ पर भी प्रपोजल आया चित्तौड़गढ़ में, मैं इंग्लिश लेक्चर था, तो मैंने इतना ज़्यादा बताया गाँव, तो वो उसका पिताजी तैयार हो गया। तो मैंने कहा पहले हम टेस्ट ले देखा कि आपका पैसा बर्बाद ना जाए। तो हमने जब टेस्ट लिया, हमने कि नाम बनना होगा, तो वो बच्चा टेस्ट क्वालिफाई किया। तो मैंने हाथ जोड़ दिया कि हम फ्री पढ़ा देंगे, लेकिन ट्यूशन का पैसा नहीं। और उसका इफेक्ट मैंने ये देखा कि वो दौर में था, छात्र और टीचर एक दूसरे को भूल नहीं पाते थे। आजकल क्या होता है कि जैसे ही सत्र खत्म हुआ, ना उतना लगाव है, ना उतना प्यार है, सत्र उसका गया। कारण मैंने बता दिया, कंसेप्ट कंज्यूमरिज्म, जी कि आप मेरे प्रोडक्ट जी। हैं और मैं इसका कंज्यूमर। जी तो जो भावना बिल्कुल समाप्त हो गई है, उसके लिए पेरेंट्स भी ज़्यादा दोषी है। जी पहले के पेरेंट्स में डिवोशन और डेडिकेशन वो खुद इनकलकेट करते थे बच्चे में, कि ये गुरु हैं, ये तुमको गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। अब हमने तो ऐसे ऐसे भी टीचर्स देखे हैं जो कहना नहीं चाहिए टीचिंग कम्युनिटी के लिए, कि उनकी एटीट्यूड इत्यादि भी सही नहीं है और पेरेंट्स की भी नहीं सही, तो बच्चा अनाथ होकर के कहाँ जाए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डेविएटिंग फ्रॉम देयर गोल ड्यू टू दीज रीजन्स। तो दिस थिंग मस्ट बी पॉन्डर्ड ओवर, इसके ऊपर बैठ कर के गंभीर चिंतन करना ही होगा। अदरवाइज जो आजकल की जनरेशन, आप टीवी में अखबारों में जब हम क्राइम्स रेट देखते हैं पढ़ते तो बड़ा दुख होता है। उसका वही कारण है। तो बचपन से जो प्लांट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये क्या है, पौधे हैं, इनको जमीन भी चाहिए, इनको एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। तो मदर फादर टीचर, ये 3 न्यूट्रिएंट्स हैं। और जहाँ तक आप ने कविता की बात की, तो मैं तो क्लास 9th से लिख रहा हूँ। तो अलग अलग समय की अलग अलग मूड की, उस समय क्या मूड रहा होगा और किस प्रदेश में हम रहे होंगे। तो कुछ कल्पनाओं की थी उस समय, लेकिन जब आज के परिवेश में हम देखते तो मुझे खुद आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने जो कल्पना की थी वो आज हमें जीवंत दिखाई पड़ रही है। जैसे बुजुर्गों की तरह लिख दिया था मैंने उस समय, 20-21 साल की उम्र में रहे होंगे, कि हर मनुष्य को स्वतः समय के सांचे में ढलना पड़ता है। उस समय अनुभव तो नहीं था, लेकिन कल्पना भी सत्य होती है। तो मैंने लिखा होगा उस समय। आपने विजुलाइज कर लिया? हाँ, विजुलाइज अब किया। अब मैं खाली टाइम में यही सोचता रहता हूँ कि कल्पना कैसे विजुलाइज हो जाती है। कल्पना क्योंकि सत्य होती है और कल्पना भावों के ऊपर जाती है, ईश्वर के समीप भी पहुँचती है। तो हर मनुष्य को स्वतः समय के सांचे में ढलना पड़ता है। तो मैंने प्रकृति का चित्रण खींचा। प्रत्यूष काल वनिता वसुधा का रम्य वक्ष, विखरी हरितिमा यत्र तत्र हो विपर्यस्त। छोटे छोटे चंचल श्यामल से दूरवा दल, गा रहे गीत लघु बिहद। अरे संप्रति प्रतिपल लो सुरभि छोड़ता भी आया मर्यद समीर। निहार कलाच्छादित पुलकित वसुधा शरीर, चमक रहे थे झिलमिल झिलमिल। निशा अश्रु जो दिवा दल पर, सूर्य रश्मि सर के प्रहार से आंसू बन बहना पड़ता है। हर मनुष्य को स्वतः समय के सांचे में ढलना पड़ता है। इलाहाबाद में रहने के कारण मेरे ऊपर प्रसाद जी का, पंत जी का, निराला जी का, हरिओम जी का बहुत प्रभाव पड़ा। यद्यपि हम हिंदी तो 12वीं तक पढ़े थे, लेकिन स्वाध्याय मैंने की, क्योंकि मैं अपनी बहन को मैं MA के क्लास पढ़ाता था, छोटे भाई को जो इस समय लेक्चरर है वहाँ नवोदय मथुरा में, तो इसलिए स्वाध्याय के कारण हिंदी साहित्य के प्रति ज़्यादा अनुराग हो गया। लेकिन मैंने हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में और उर्दू में भी हाथ आजमाया। मेरे दौर में जो मैं टीचर लिए थे हिंदी के, सुनील कुमार सर, वो भी इलाहाबादी प्रोडक्ट रहे हैं। जी। तो जो मैं अभी आपके मुखारबिन से सुन रहा हूँ, तो जब भी वो निबंध लिखवाते थे, जी, प्रस्तावना शुरू होती थी, हाँ, तो इतने तोड़ मोड़ के इतने संस्कृत के शब्द होते थे कि जी, पूरा उसमें निचोड़ भरा हुआ। निचोड़ रहा।
फिर जैसे जैसे समय बदला, निराला का प्रभाव पड़ता गया, समाज को गहराई से देखा गया, तो मेरी जो संवेदना हर तबके के साथ गई, तो उसको चित्रित करते हुए मैंने लिखा कि उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है, उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है। तो एक प्लेटफॉर्म का दर्शन करिए जनवरी की ठंड में कि लख पथ पर अनजान बालिका, कपड़े फटे हुए बेचारी के, लख पथ पर अनजान बालिका रोटी के हाथ पसारे, और शिशिर काल का प्रखर पवन जब धीरे धीरे थपकी मारे, हंस पड़ते हैं अश्रु गाल पर, लेकिन उसका उर रोता है, उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है। फिर मई जून का चित्रित करते हुए मैंने लिखा कि चमक रहा है प्रखर भास्कर, चमक रहा है प्रखर भास्कर, नील निलय के मध्य भाग में 12 बज गया है, एक अभागा गिट्टी ढोता दंग रह गया जिसे देख में, शोणित को वह बदल स्वेद में, स्वेद मीन्स पसीना, शोणित को वह बदल स्वेद में विधि के लिखे अंक धोता है, उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है। फिर एक भारतीय विधवा का चित्रण किया जो कमीज चल रही है दीपक की मंद रोशनी में, तो उसका क्या लिखा है मैंने कि अर्ध निशा की मंद ज्योति में आई कलंक सी रेखा, मानवीकरण लिखा है, अर्ध निशा की, रात के 12 बज गए तभी वो कमीज सिरा से जुटी है, अर्ध निशा की मंद ज्योति में आई कलंक सी रेखा, और धीरे धीरे बांट रही क्या तुम जीवन के लेखा, मिटा सका है कौन भाग्य को, उसमें जो लिखा होता है, उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है, उनका भी जीवन कितना मार्मिक होता है। आपने जो तीनों ऋतुओं को संगम किया और आपने अपने विजुअलाइजेशन पावर से वो सब चीज़ें इस कविता के माध्यम से, और ये सब उस समय हमें तो यही आपसे लग रहा है कि उस समय कमरे के अंदर लिखी हुई, कल्पना की लिखी हुई, और बाद में जब मैं जीवन में असली देखा, जब मैं राजधानी से वहाँ जाता था गुवाहाटी मणिपुर में जब मैं था, तो बच्चे जब दौड़ते थे फटे पुराने कपड़े पहने हुए, ठंडे उसमें मौसम में, सर्दी में राजधानी में जो खाना बचता तो फेंका जाता है, तो वो ब्रेड के लिए उसके लिए उठाने के लिए भागते थे। तो मैंने कहा बताओ इसकी कल्पना मैंने कितने साल पहले की थी और भगवान आज हमको दिखा रहे हैं। तो ये होता है कि कल्पना पूरी झूठ नहीं होती, ईश्वर के समीप होने के कारण उसमें सत्य का अंश कुछ ना कुछ अवश्य विद्यमान रहता है। कहीं न कहीं जो चीज़ें घटित होती हैं उसका मैंने खुद ये अनुभव किया है कि चीज़ें घटित होती हैं और जो आपसे बहुत प्यार करता है उसको कहीं न कहीं से महसूस हो जाता है कि हाँ, अनुभूति तो है, इसी को टेलीपैथी भी कहते हैं। इसी को जब एक हमारा प्रियजन दूसरी जगह बैठा है और यहाँ पर तो जो पहले कहते थे कि किसको किसकी याद आती है, तो ये अनुभूति की दुनिया अलग है, विचारों की दुनिया अलग है, तर्क की दुनिया अलग है। अब आजकल हम पूरा हमारा समय, अभी मैंने 2500 रुपये का वो सेट मंगवाया, यद्यपि रेटिना की वजह से आंखें ज़्यादा परमिट नहीं करती पढ़ने के लिए, लेकिन मन नहीं मानता पढ़ने के लिए। तो इस संसार में एक से एक बड़े विद्वान हुए हैं, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास ये है कि जो एक दो कण ज्ञान के मिल जाए। हम लोग तो बालू के कण हैं इस समुद्र में, इन महासागर में बालू के एक छोटे से कण हैं, कौन कण बहकर कहाँ मिलेगा जाकर के। तो अभी मैं गया था गोंडा, अयोध्या से होते हुए, तो 40-45 साल पहले जिन बच्चों को खिलाया था तो उनकी याद आ रही थी हमको। तो जब इलाहाबाद में पढ़ते थे तब उनको खिलाते थे गोदी में, तो अब तो वो 2-3 बच्चों के पिताजी की माँ बन गए हैं। तो अचानक मेरे मन से ये निकली 4 लाइनें, कौन जाने कब किसी का साथ छूटे और कौन जाने कब किसी का भाग्य रूठे, प्रीति कर लो बैठ कर पल भर यहाँ, कौन जाने कब यहाँ पर कौन लौटे। जब चीज़ें मैं ये देखता हूँ
जो पुराना परिवेश था उसमें आत्मीयता थी, प्यार था और एक दूसरे के प्रति भाव था। जो आज का समय है ना वो उतना प्यार है ना भाव है। तो आपने इन पंक्तियों में सब कुछ मोती की माला की तरह आपने वो प्रवेद कर दिया है। मैंने सर 81 में जब यहाँ आई, क्योंकि देहात में से ज़्यादा हमको प्यार था। जी पंत जी की मैंने जो कविश्री पढ़ी थी, जी जी तो देहात के सौंदर्य को, क्योंकि मैं टाउन में रहा तो पास में गांव थे, तो मित्र के यहाँ जाया करते थे। तो यही था, तो फिर भगवान ने इच्छा भी पूर्ति कर दी कि तुमको देहाती एरिया में ही पोस्टिंग दे देंगे। तो मेरी 81 में भी वही पोस्टिंग रही, बाद में नवोदय में फिर पूरे क्षेत्र ग्रामीण परिवेश में ही रहना था। तो उसमें भारतीय किसान के ऊपर मैंने लिखा था, उसमें हम लेख भी कर रहे थे। तो लिखा होगा था मैंने, आज ग्राम जीवन में भी एक प्रथा पनपती आती, जनमानस को भीड़ बनाकर राजनीति करवाती। कितने ही कवियों ने इसकी अब तक सुंदरता गाई, कृषक अन्नदाता होता है धरती मेरी माई। लेकिन अब क्या है, देख लो विलुप्त सद्भावना, प्रेम भाव गंध अब कहाँ रही। निर्निमेष पूछता तुम्हें अरे, सच तो बता कुछ सही सही। तो अब वो सब भावना नहीं रह गई। अभी इसी को मैंने कन्वर्ट करके, ये जो यूक्रेन और रसिया कन्फ्लिक्ट चल रही है, तो पुतिन के ऊपर भी लिख दिया मैंने, और इजराइल हमास कन्फ्लिक्ट पर भी अभी। अच्छा। हाँ, जो नई हमारी कविता है, तो उसमें मैंने क्या है कि देखो, ये धर्म का सहारा लेकर के कि 3 टाइम 4 टाइम बाइबल पढ़ते होंगे, 5 बार नमाज अदा करते होंगे, और किस प्रकार से ब्लड शेड हुआ। तो ये मनुष्य का उसमें लास्ट मेरा शब्द आया है, क्योंकि वो अतुकांत कविता थी, कोई याद नहीं आ रही उनको। तो उसमें लिखा है, हुई पराजित आज थकित है मानवता, यानी मानवता हार गई। कि क्या मिला इनको, अब वही देखो समझौता होने जा रहा है, लेकिन क्या मिला। कितने छोटे छोटे बच्चे बंगलों में जो रहते होंगे, और आज वो अनाथों की तरह कितने देशों में भूखे भूखे जाके मारे गए, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रही होंगी, कैसे मारे मारे चले होंगे। तो ये जो ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच करके मनुष्य क्या से क्या सोच लेता कि व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन, मनुष्य को क्या बनाया। तो ये है मेटेरियलिस्टिक आउटलुक, और ये अनबाउंडिंग कहिए एम्बिशन। मनुष्य अपना भूल जाता कि उसका अस्तित्व क्या है। पानी तेरा बुदबुदा, असमानुष की गाद देखत ही छिप जाएगा, ज्यों तारा परवार। कि यही पुतिन रहेंगे, यही ट्रंप रहेंगे, यही ईरान रहेगा, यही हमास रहेगा, और मरवा दिए छोटे छोटे बच्चे औरतें। क्या मिल गया आखिर में, क्या मिला। तो मनुष्यता से बढ़कर के कोई बड़ा धर्म नहीं। जो मेरा 65 साल की उम्र में अब अनुभव होता जा रहा है, और ये जो पाखंड आजकल जो चल रहा, इतने सत्य ज़्यादा, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी समाज में हो, तो असत्य तो असत्य ही खा सकते। वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकता ना। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सका। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि असत्य ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकता, और सत्य को ज़्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता है, वो तो एक्सपोज होना ही होना है। तो ये बड़े पदों पर हैं हमारे, चाहे वो अभी मैंने राजस्थान में थे, तो लिखा था कि आजकल की कैसी संवेदना मर गई है, इनकी संवेदना मर गई। चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई हो। तो एक छोटी सी बच्ची जा रही थी अपने माता जी के साथ कुदाल लिए हुए, तो उसके ऊपर भी थी इन पलों का कारवां। पल के ऊपर पूरी किताबें शुरू हो गई हमारी। हाँ, वो आपको सुनाएंगे किसी समय। तो इन लोगों में वो पब्लिसिटी बात अलग है, और ओरिजिनलिटी बात अलग है। चाहे कोई पार्टी हो, हम तो भाई इनको कभी, इनसे हमारे विचारों का सामंजस्य नहीं बैठा। कि आप एक ऐसे समुद्र हैं, उस समुद्र में मोती कहाँ है तो नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं जब आपको सुन रहा हूँ तो जो हृदय है बहुत ज़्यादा पल्लवित महसूस अपने आप को कर रहा है, क्योंकि आपकी जो छत्र छाया है, इसकी सुगंध मुझ तक तो रहेगी रहेगी। जो आने वाली जो जनरेशन है, और हमारी
मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ तक वो पहुँचे, क्योंकि आपने अपनी कविताओं के माध्यम से वो सब चीज़ अपने दर्शन के माध्यम से दार्शनिक बन के अपने अपनी कविताओं में प्रोहित किया है।